हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू के सेट नंबर 46 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हमारी सीरीज का टैगलाइन है, अब सवाल तुमसे डरेगा तो आखिर कैसे डरेगा। अगर हम सवालों में ज़बरदस्त अप्रोचेस सीख लें, अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर लें, हर सवाल को करने के 2-3 मेथड हों हमारे पास, और हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ज़बरदस्त हों, हम सवालों में ऑब्जर्वेशन के साथ बेहतरीन अप्रोच लगा पाएँ, तो भैया सवाल तो डरेगा। तो इसलिए अभ्यास डीपीक्यू की सीरीज, जो मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज़ है, ये आपको इस मुकाम को हासिल करने में आपकी बहुत मदद करेगी। एग्ज़ाम में आप स्कोर करेंगे मैक्सिमम, और वो भी कम समय में, और जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। ये 200 सेट्स की जो सीरीज़ है, इसका ये 46वां सेट है, और ये सीरीज़ आपकी मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे एग्जामो यूट्यूब चैनल पर आपको इसका एक वीडियो मिलता ही मिलता है। तो आप एक तो चैनल को भी सब्सक्राइब मारिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे एग्जामो यूट्यूब चैनल पर आना है, और डीपीक्यू का जो सोल्यूशन है वो देखना ही देखना है। आपको अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। इसको क्यूआर स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ें, ताकि हमारे कम्युनिकेशन का कम से कम 2 माध्यम तो रहे। अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथ्स सीखना चाहते हैं तो आप अर्जुना मैथ्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्री प्लस मेन का कंबाइंड बैच है, और ये एग्जामो लर्निंग ऐप पे आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और उसके बाद कोर्स के डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8882600700 पर आप रीच आउट करके अपनी क्वेरीज को भी पूछ सकते हो। डीपीक्यू क्या है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिए डीपीक्यू क्या है, क्या मदद करेगा आपकी अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। इस सवाल में कह रहा है कि हमारे पास स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। इसको हमने इंस्क्राइब किया है एक राइट सर्कुलर कोन के भीतर। जो बड़ा वाला स्फेयर है वो छोटे वाले स्फेयर को टच कर रहा है, और कोन के बेस को भी टच कर रहा है। आपको बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, कोन की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए, इसको मैं इसका जो 2D प्रोजेक्शन है वो ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम 3D है, कोन के भीतर 2 स्फेयर हैं, आप विजुलाइज करके सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को 2D में बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये 2 डायमेंशनल में किस तरह से बनने वाला है वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो 2D में इसको हम बनाएंगे, और 2D में बनाने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने क्या बना दिया, कोन का अगर 2D प्रोजेक्शन आप बनाएंगे तो वो एक इस तरह के ट्राइंगल के जैसा आपको दिखने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, इसके भीतर हमें 2 स्फेयर्स जो टचिंग है वो बेसिकली एक सर्कल के जैसे दिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर एक स्फेयर ऐसे बनाओगे जो ऐसे जा रहा है, ये स्फेयर जैसा आपको लग नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए कि ये स्फेयर है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, पर इसको अब थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा। तो इसको बाहर निकाल के थोड़ा सा इसको छोटा भी कर लेंगे, सो दैट इसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा छोटा कर लें ऐसे करके। अब इसको थोड़ा अंदर खींच के लाते हैं, और अंदर खींच के लाते हैं इनको, और देखते हैं कि ये फिट हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। अब फिट करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा, थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेंगे, अब ये शायद फिट हो जाएंगे। तो देखो, ये हो गया। तो ये एक स्फेयर है, उसका जो 2D प्रोजेक्शन हमने बनाया तो वो सर्कल के जैसा दिखेगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक दूसरा जो स्फेयर है उसका भी 2D प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो भी छोटे से सर्कल के तौर पे दिखेगा। अब इसको हम जरा उठा के यहाँ लाते हैं और फिट कर देते हैं। तो अगर इसको आप फिट बिठाओगे तो कुछ इस तरह से कहानी हो जाएगी इन दोनों की। ये हमारे दोनों स्फेयर एक तरह से हो गए। तो कहानी ये है कि देखो, यहाँ ये टच कर रहे हैं, और नीचे वाला स्फेयर जो है ऊपर वाले को टच कर रहा है, और साथ ही साथ इस बेस को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो चीज़ें दी है ना कि भाई इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जो है, और मुझे इस कोन की हाइट निकालनी है। अब उस पार्ट को हम थोड़ा सा एड्रेस करते हैं, राइट। तो देखो, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर से लेके नीचे तक एक ऐसी लाइन खींचता हूँ, क्योंकि हाइट अल्टीमेटली मुझे निकालना है। और अगर मुझे हाइट निकालना है तो भाई पहले हाइट को बना लेते हैं। तो ये हाइट होगी हमारी। एक चीज़ और देखना, यहाँ पर इसका सेंटर होगा। जो हमारे पास 2 स्फेयर्स मिल गए जिसका प्रोजेक्शन सर्कल है, तो ये सेंटर्स हो जाएंगे उसके, ठीक। अब अगर ये हमें सेंटर्स मिल गए, तो इसके बाद अब हम यहाँ से अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये एक तरह से परपेंडिकुलर्स बनेंगे। तो ये भी आप बना लीजिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आफ्टर दिस
अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे किस तरीके से। देखो ये तो 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, राइट। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, बहुत गौर से आपको देखना है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ। यहाँ का जो सेंटर है इसको मैं O1 बोलूंगा, इसका सेंटर है जो मैं O2 बोल दूंगा, ठीक है। आपको ये भी दे दिया गया है कि जो रेडियस है वो इसका 2 है और इसका आपका 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। ओके, 2 पॉइंट और मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम कहेंगे इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि डी है और इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि ई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ये लिखना कि जो ट्राइंगल मेरा ए डी ई है वो सिमिलर होगा जो ट्राइंगल आपका है ए ई डी के। क्यों? क्योंकि जो ये वाला एंगल है ये दोनों में कॉमन हो गया, राइट, दोनों में कॉमन हो गया ये वाला एंगल, और एक एंगल 90 डिग्री है, तो एक 90 होता है तो एक एंगल और कॉमन हो जाए, यानी दो एंगल बराबर हो गए, तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल होने के बाद मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, इसको बहुत गौर से देखना। जो O1D है और जो हमारा O2E है, ये हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, संगत भुजाएं हैं, यहां भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होने का मतलब ये हो गया कि भाई O2E और O1D का जो रेशियो है वो हमारा 5:2 है, तो ये हर करस्पॉन्डिंग साइड का यही रेशियो बनने वाला है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि यही रेशियो हमारा होगा O2A अपॉन O1A का। क्योंकि देखिएगा बड़े वाले ट्राइंगल में एक तरह से जो O2A है, छोटे वाले ट्राइंगल में वही हमारा O1A है। तो एक और बात मैं आपको अब समझाना चाहता हूं कि भाई देखो रेडियस होने से ये 5 है और ये 2 है, तो O1 O2 की जो कंबाइंड लेंथ है ये हमें पता है कि दैट इज 7 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम है। O1 O2 की लेंथ 7 सेंटीमीटर के बराबर है, ये हमें मालूम है। अब एक चीज देखना, O2A और O1A का रेशियो अगर 5:2 है, तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि अगर ये 5:2 है तो O2A में से जो O2A है ये पूरा है, जो O1 ये है ये इतना है। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं O2A में से, अगर मैं O1A को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी O1 O2, जो कि 7 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन रेशियो के टर्म में अगर आप O2A को 5x बोल दें और O1A को 2x बोल दें, तो रेशियो के टर्म्स में इनका जो अंतर आएगा वो 2x आएगा। तो आप ये कहेंगे कि यही 2x हमारा 7 सेंटीमीटर के बराबर है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपकी ये 2x नहीं आएगा बल्कि 3x आएगा, सॉरी, तो 3x की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो जो 3x हमारा 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं 3x को 7 सेंटीमीटर लिखूंगा, क्योंकि O1 O2 की वैल्यू 7 ऑलरेडी दी हुई है, x की वैल्यू 7/3 सेंटीमीटर हो गई। अभी आंसर नहीं आया तुम्हारा। अब आप बताओ मुझे कि O1A की वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O1A, या आप सीधे O2A की वैल्यू लिखिए। अब सीधे तो आप कहोगे O2A की जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 5 × x, तो 5 × 7/3, यस और नो, यानी 35/3 बनेगी, यस। अब जो इस कोण की हाइट बनेगी ना, वो हाइट किसके बराबर है, इस पॉइंट को आप f बोल दो, तो हाइट जो बनेगी AF, उसमें क्या मिलने वाला है देखिएगा, O2A में मुझे O2F जोड़ना है। अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी, तो आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है ये हो गई 35/3 प्लस जो O2F की लंबाई है ना, ये तो रेडियस 5 के बराबर है, तो यहां मैं लिखूंगा 5, ठीक है, 5 मिल गया। अब देखिए ये हो गया 5×3 = 15, 5×3 = 15, और 15 और 35 हो गया मेरा 50/3, और 50/3 16/2/3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। एग्जाम में खैर इतना लिखना नहीं है जितना मैंने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ 5x 2x लिखा, x क्यों लिखोगे आप एग्जाम में, आप कहोगे 5:2, तो 3 यूनिट्स विल बी 7, 1 यूनिट विल बी 7/3, और फिर आप O2A सीधे लिखोगे 5 यूनिट्स 35/3, फिर O2F इसमें जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सिंपली 16/2/3। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कोन और जो स्फीयर हैं उनके 2D प्रोजेक्शंस बनाएंगे, और 2D प्रोजेक्शन में ये एक तरह से ट्राइंगल बनेंगे, और ट्राइंगल और सर्कल्स बनेंगे, और उससे ये सवाल आपका सिमिलैरिटी से हल हो जाएगा, ठीक है, हल हो जाएगा सिमिलैरिटी से। अब देखिए ये एक प्रश्न आपके सामने है, ये सवाल है आपका कि दो स्फीयर्स हैं जो इक्वल रेडियस के हैं, इनको हमने निकाला है, एक सॉलिड क्यूब को कट करके निकाला है जिसका साइड हमारा 12 + 4√3 सेंटीमीटर का है।
व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। तो देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहां पर क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये कह रहा है कि आप एक क्यूब लो और उस क्यूब में मैक्सिमम वॉल्यूम के आपको दो स्फीयर काटने हैं। तो पहले तो समझना कि वो कहां से कटेगा। तो देखो जो डायगनल है उस डायगनल के अराउंड आप दो स्फीयर मैक्सिमम वॉल्यूम के काट सकते हो, ठीक है। अब हमें भुजा दी हुई है, क्यूब का साइड आप देखो दिया हुआ है, क्यूब का साइड अगर दिया हुआ है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इस प्रोसेस में जो हर एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर कभी भी दो स्फीयर मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम के आपको कट करने हो एक क्यूब में से, इसकी साइड लेंथ ए है, तो जो रेडियस होता है ईच स्फीयर का, अगर मान लिया वो आर है, पहली बात तो वो डायगोनल के अराउंड कट होंगे, और डायगोनल के राउंड कट होंगे तो जो डायगोनल लेंथ होती है ए रूट थ्री, ये अगर स्फीयर की रेडियस को मैंने आर माना है तो 2r इंटू रूट थ्री प्लस वन होता है। इसी फॉर्मूले को मैंने तीन तरीके से लिखा है। देखिए कि डायगोनल की लेंथ 2r इंटू रूट थ्री प्लस वन होगा, या फिर आप कह लो जो भुजा होगा ये 2r इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री होगा, या फिर रेडियस की वैल्यू आप कहोगे ए रूट थ्री अपॉन टू इंटू रूट थ्री प्लस वन होगा। तो जो भी तुम्हें समझ में आए फॉर्मूला, तीनों एक ही फॉर्मूला है, उनको आप ध्यान रखिए। इस फॉर्मेट में डायगोनल के फॉर्मेट में, क्योंकि डायगोनल आपको पता है ए रूट थ्री होता है क्यूब का और उसी के अराउंड ये कट होना है, तो ए रूट थ्री की वैल्यू 2r इंटू रूट थ्री प्लस वन होगी। तो ये फॉर्मेट आप चाहे ध्यान लो, कोई भी एक फॉर्मेट ध्यान रखो, उससे सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ स्फीयर का रेडियस r है और क्यूब का रेडियस a है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। ये है आपका सवाल। तो सवाल यहां से कह रहा है कि भाई मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के पहले आपको रेडियस निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर लिए, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन सीधे रेडियस के टर्म में है, तो आर की वैल्यू आपकी क्या है, ए रूट थ्री अपॉन टू इंटू रूट थ्री प्लस वन, टू इंटू रूट थ्री प्लस वन, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो यहां से आप आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो आर की वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू मुझे दिया है यहां पर 12 प्लस फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू रूट थ्री प्लस वन। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये ठीक है, तो आप चाहें तो इसको रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12 रूट तीन प्लस 12, क्योंकि फोर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करके 12 देगा, इंटू टू टाइम्स रूट थ्री प्लस वन, 12 कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू इंटू रूट थ्री प्लस वन, कुल मिला के वैल्यू सॉल्व होकर आ गई 6। तो जो रेडियस है वो 6 हो गया। अब रेडियस 6 हो गया तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आपको हो गया बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 इंटू पाई को आपका हो गया 22/7 है, और रेडियस की वैल्यू 6, 6 का क्यूब आपका होता है 216, लिख दिया। अब थोड़े से कैंसिलेशन कर लेते हैं, 216 3 से कट जाएगा क्योंकि 6 का क्यूब है, तो नेचुरली 3 से कटेगा, 3 से 21, 3 दूनी 6 हो गया 72, तो नीचे तो आपका 7 आना ही आना है, और ऊपर जो वैल्यू मेरी बन रही है वो बन रही है 4 इंटू 22 इंटू 72, राइट। अब देखो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 72 को सोचूंगा 70 प्लस 2, तो जो 70 वाला पार्ट है वो 7 से डिवाइड होके मुझे क्या देगा 10, 70 वाला पार्ट तो मुझे 10 दे देगा सीधे, तो ये 22 चौके 88 और 10 कितना हो गया 880, तो एक पार्ट मुझे दे देगा 880, बट अभी उत्तर नहीं आया क्योंकि इसमें अभी कुछ और हिस्सा भी है। ये 22 चौके 88 है, 88 का 2 गुना होता है 176, 176 बटे 7 करके मुझे और जोड़ना है। अब यहां से आपको अपना लगभग उत्तर दिख गया, क्योंकि इस वैल्यू को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7 दूनी 14, फिर ये आपका हो गया 36, 7 पचे 35, 10 बोलो कुछ कुछ हुआ। अब 880 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 905 पॉइंट कुछ कुछ। आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ सीधे 72 को 22 से और 4 से गुणा करोगे, देखो कितना टाइम आपको लगेगा, लेकिन इसको 70 प्लस 2 में ब्रेक करने से कितनी आसानी से ये कैलकुलेशन हो गया। तो इसी को कहता हूं मैं आर्ट ऑफ कैलकुलेशन, कि सवालों में उत्तर निकालने की जो कला है, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरूर बताना मुझे कमेंट में कि आप पहले ये कैलकुलेशन कैसे करते, और जैसे ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर किया है क्या ये आसान हो गया कि नहीं हो गया। यस, तो इस सवाल में यही महत्वपूर्ण है कि उत्तर कितनी सरलता से आप निकालेंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में आपके 6
5 इंस्टीट्यूट्स हैं और ये डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, जैसे आर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, साइंस है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है। तो आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको समझते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि जो नंबर ऑफ मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट ई से, वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। तो हमें लेना है मैकेनिकल स्टूडेंट जो ई से हैं, तो ई से मैकेनिकल आपके कितने हैं 230। तो ये हमें निकालना है कि ये वाला जो 230 है, ये कंप्यूटर साइंस का जो टोटल है, ये टोटल वैल्यू का कितना परसेंट है। तो जरा कंप्यूटर साइंस का टोटल करते हैं, राइट। अंत में सबके जीरो, तो जीरो आएगा ही। अब ये 30 33 आपका 63 हो गया, और 63 में आप 38 जोड़ोगे, 35 जोड़ोगे और 34 जोड़ोगे, तो ये वैल्यू टोटल 170 आ रही है। तो कुल मिला के टोटल हमारा हो गया 1700। 1700 से जीरो कटा, ऐसे जीरो काटने के बजाय आपको जो परसेंटेज निकालना है, तो आप एनीवे 100 से गुणा करते हो, तो ये 2 जीरो कट जाता है। आप इसको मेंटली सोचा करिए कि बेस अगर 1700 है तो 1% 17 के बराबर होगा, और अगर 1% 17 के बराबर होगा तो सीधे मुझे 17 से डिवाइड करना है। तो एक्चुअल में जब भी कभी ऐसी कैलकुलेशन करनी हो और आपने देखा कि भाई यहाँ का टोटल मेरा आ गया 1700 और यहाँ मेरे को 230 दिया हुआ है वैल्यू, तो आप सीधे लिखेंगे 23/230/17, क्योंकि बेस में 1% की वैल्यू लिख दो 17, तो उससे परसेंटेज वैल्यू डिवाइड होकर आ जाएगी। आप कहोगे 17 एकनम 17 हो गया, आपको मिलेगा 6 यानी 60, 17 तिया 51 यानी बचा 9। अब आपका आंसर तो डी लग चुका है, क्योंकि 13 से शुरू होने वाला एक ही उत्तर है, बट और सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 बचा, तो 10 लगाया 90 हो गया, 17 पचे 85 हो गया, 5 बचा, फिर एक जीरो लग गया तो 50 हो गया। अब 17 दो बार जाएगा, 17 दूना 34। अब इसके आगे मुझे डिवाइड करने की नीड नहीं है, आपका आंसर है डी, राइट। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उत्तर तो पहले ही आ गया था ना, 13 देख के ही आ गया उत्तर। अब देखिए ये सवाल ध्यान से, ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई देन इन आर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी। तो बताना है कि भाई कंप्यूटर साइंस में जो इंस्टीट्यूट ई से लोग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस जो ई में है वो है 340, और आर्ट बताना है इंस्टीट्यूट बी, तो 340 और 8 अगर बी में गए तो 250। इन दोनों का अंतर बताना है किसके बराबर है। आप कहोगे 90 के बराबर है ये अंतर, है ना। कंप्यूटर साइंस में हमें निकालना है ई और आर्ट हमें लेना है बी, तो ये है 340 माइनस 250, तो ये वैल्यू हमारी 90 के बराबर है। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, बी 90, ठीक है। ये सवाल कह रहा है कि दो बसेस हैं, ये ट्रेवल कर रहे हैं एक प्लेस से 72 किलोमीटर पर आवर और 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर सेकंड बस 6.3 आवर्स कम लेती है पहले की तुलना में, तो बताना है कि जो लेंथ है जर्नी का वो क्या है, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लेंथ को मान लो x, तो आप कहोगे x/72, और दूसरा लेगा x/96, क्योंकि मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो मुझे टाइम मिला, और ये अंतर मुझे 6.3 आवर्स दिया है, और यहाँ से आप x सॉल्व कर लें, ठीक है। 72 और 96 का आप एलसीएम ले लो, तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ से सॉल्व होकर एक्स की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीका ये है कि यहाँ से आप एक्स सॉल्व कर लो, एलसीएम लो, और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। आपको एलसीएम होगा कितना, तो 72 और 96 का एलसीएम अगर आपको निकालना है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू एक तरह से है 24/3, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बनेगी 24/4। तो एलसीएम अगर आप लेने जाओगे तो बनेगा 24/12। ओके, दिस विल बी द एलसीएम, है ना। 24/12 आपका एलसीएम मिलेगा, जिसको आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो 12 चौके 48, 12 दूना 24 और 4 38, 24 4 28, 288, ठीक है। सो 288 आपका एलसीएम बनेगा। आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप कहेंगे ये बनेगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6.3। यहाँ से आपको x की वैल्यू आ गई 288 इंटू 6.3। अब आप यूनिट डिजिट देख के कह दोगे 8 3 24, आंसर तो मेरा सी ही आएगा, बट इतनी अच्छी किस्मत एग्जाम में हो सकता है ना हो, आपको एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे मैं समझा देता हूँ। तो देखो, जब 3 भी मौजूद है और 3 का डबल 6 भी मौजूद है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप 288 को 3 से गुणा करके इसकी वैल्यू लिखो सबसे पहले। अब इसको मैं मेंटली क्या सोच सकता हूँ, 300 माइनस 12, तो ये वैल्यू बनेगी 3 इंटू 300 900, और 900 माइनस 36 बनेगा।
और 900 माइनस 36 किसके बराबर होगा? आप कहोगे 864 के बराबर होगा। ठीक, तो एक तो वैल्यू को मैंने 3 से गुणा कर लिया। अब देखो, अगर मैं इसको 3 लेके चल रहा हूं तो ये वैल्यू एक तरह से मैं अभी 0.3 नहीं सोच रहा हूं, मैं इसको बेसिकली 63 सोच रहा हूं। और 63 अगर सोचूंगा तो मैं 60 + 3 सोचूंगा, एक तरह से मामला ये है। तो एक 3 गुना मेरा 864 आ गया। अब इसी वैल्यू का मान लिया मुझे 60 गुना निकालना है। अगर मुझे इसका 60 गुना निकालना है तो मैं सबसे पहले इसको क्या सोचूंगा, आप बताओ। एक जीरो है, इसको अभी मेंटली छोड़ ही दो। इसको भी अभी 300 माइनस 12 ही सोच लो, आसान पड़ेगा। तो 6 गुना बनेगा 6 तरीक 1800, और 1800 माइनस 72 करेंगे बनेगा 1728। फिर एक जीरो लगा देंगे। तो मामला जो है टोटल वो है 17,280 प्लस 864, ये मामला है। इसको जोड़ दो तो यहाँ 4 मिलेगा, 8 6 14 मिलेगा, 8 2 10 11 मिलेगा, और यहाँ 18 आ गया। अब मुझे पता है कि मुझे 6.3 से गुणा नहीं करना था, तो दशमलव यहाँ लगा देंगे। मतलब सॉरी, मुझे 63 से गुणा नहीं करना था, मुझे 6.3 से करना था। तो अगर मैंने 63 गुना निकाल लिया है तो मैं ऐसा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एक और अप्रोच देखिए, यहां पर है डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि भाई आपको पता है कि यहाँ 6.3 है तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल होगा तो यू गो एंड चेक। तो प्रॉब्लम बस यहाँ ये फंस जाएगी कि ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 7 2 9 8 1 9 ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल हो गई। दो ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो आप 9 के मल्टीपल से उत्तर नहीं लगा पाएंगे। देन आपको फर्दर खेल खेलना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे 9 का मल्टीपल के साथ साथ चूंकि यहाँ 88 आ रहा है, अंत में 4 का मल्टीपल भी होगा, तो इस लॉजिक से फिर आप जाओगे तो भी फंसोगे, क्योंकि 1872 और 4.4 फंसा रहा है ये सवाल। ठीक है, मल्टीपल से तो आप इस सवाल में फंस रहे हो बुरी तरह से। तो एक मेथड ये है आपका करने का, जो मैंने आपको भी बताया। दूसरा मेथड जो है, हम इसमें रेशियो का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कैलकुलेशन लगभग इतनी ही होगी, बस आप वहां पर एक्स नहीं लिखेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं है। कैलकुलेशन लगभग उतना ही करने वाले हो आप। तो आते हैं जरा उस दूसरी अप्रोच पे। तो दूसरी अप्रोच जब आप यूज करोगे तो उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई देखो, मेरे स्पीड्स का रेशियो क्या है, 72:96। तो ये हमारा है S1 और S2 स्पीड्स का रेशियो, जिसको हम कहेंगे 24 या 72, 24 चौका 96 है। तो जब स्पीड रेशियो मुझे दिया होता है और डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम रेशियो उल्टा होता है, 4:3। आप कहोगे समय 1 यूनिट कम ले रहा है, ये दूसरा वाला 1 यूनिट कम समय ले रहा है, वो 6.3 आवर्स के बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे स्पीड इंटू टाइम करना है। तो मान लिया ये स्पीड पकड़ता हूँ 96 वाला, और इंटू टाइम निकालूँ, डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम इसने कितना लिया है, आप कहोगे इसने लिया है 3 × 6.3। इसने टाइम लिया है 3 × 6.3, क्योंकि 1 यूनिट 6.3 है। बोल रहा है ना कि 6.3 आवर्स कम लेता है, दिया हुआ है ना। तो 3 यूनिट 3 × 6.3 ये स्पीड हो गई। अब मुझे अगर ये प्रोडक्ट निकालना हो तो मैं इसको कहूँगा 96 इंटू इसका प्रोडक्ट निकाल लो आप, तो ये 189 आ जाएगा, यानी 18.9 आ जाएगा। अब मुझे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, इस कैलकुलेशन को मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देयर आर मेनी वेज जिस तरीके से सवाल किया जा सकता है। अब जैसे इसको 100 - 4 सोच लो, 100 - 4 सोचेंगे तो मैं कहूँगा 18.9 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो ये मुझे मिलेगा 1890 माइनस 4 × 18.9। ठीक है, ऐसे आप मेंटली सोचो। 189 का 4 गुना सोचना है, तो 190 का 4 गुना सोच लो, कितना पड़ेगा 760। और 760 में से मुझे वो 1 × 4 घटा देंगे, 756। और 756 को एक दशमलव लगा के आप लिख दीजिए 75.6। और अगर आप इस वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो यहाँ भी आप पहुँच जाएंगे 1814.4 पे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। कैलकुलेशन के मल्टीपल तरीके होते हैं, मैं उन सबको एक्सप्लोर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सवाल आपसे कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसको हमने मार्कअप किया है 25% से कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और कह रहा है अगर 6% का लॉस हो और हमने डिस्काउंट दिया X% का, तो बताना X की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो देखो, सवाल ये है कि भाई देखो, हमारे पास कोई आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस है 25% का, तुमने उस पर मार्कअप लगाया, और फिर तुमने डिस्काउंट जो दिया वो तो पता नहीं है कि कितने % का डिस्काउंट दिया, मान लेते हैं X% का डिस्काउंट दिया, वही लिखा भी हुआ है X%। तो ये सेलिंग प्राइस मिलेगा, यहाँ पर आपका मार्क प्राइस मिला। तो चूंकि लॉस हो गया है 6% का, तो ये वैल्यू मुझे पता है कि ये 6% है, दिस वैल्यू इज 6% का लॉस। अब मुझे X% की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे सवाल को। आप सीपी को बोल दो 100 है, सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 125 होगा, क्योंकि आपने 25% का मार्कअप दिया, तो 125 लिख दिया मैंने। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए।
अब ये अगर 6% का लॉस ओवरऑल है तो ये वैल्यू हमारी कितनी बनेगी? 100 माइनस 6, 94 बनेगी। SP 94 होगा। अब अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो सिंपली क्या निकालना है कि एक चीज़ है जो 125 रुपये MRP था, हमने 94 रुपये में उसको बेचा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 125 माइनस 94 कितना है? 31 के बराबर है, 31। तो अगर ये वैल्यू मेरी 31 के बराबर है, इक्वल टू 31, तो 31 अपॉन 125 कैलकुलेट करना है कि किसके बराबर होगा। अब इस कैलकुलेशन के करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 बनेगा। 21 को 4 गुना करिए, 21 का अगर आप 4 गुना करते हैं तो आपको मिलेगा 124। 124 को 5 से डिवाइड किया। किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 5 से डिवाइड करने का मतलब होता है उस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये वैल्यू होगी आपकी 248, और 10 से डिवाइड करने का मतलब दशमलव यहाँ लग गया, 24.8 मेरा आंसर आ गया। ठीक, 24.8। आप 5 का पहाड़ा पढ़ के भी डिवाइड कर सकते हो, बट ये बहुत कन्वीनियंट है कि डबल करके 10 से डिवाइड कर लें। ठीक है, एक तरीका कैलकुलेशन का ही है। एक मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ। दूसरा तरीका जो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का है वो ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई परसेंटेज लिखा है 31/125, इस कैलकुलेशन में अगर आपको दशमलव का ख्याल नहीं रखना है तो आप 125 को देखते ही 1/8 लिख लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में 1/8 12.5% होता है। यानी 125 इज ए डिजिट, 1/8 लिख के हम न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आपने 1/8 किया, 8 ऊपर जाएगा, 31 इंटू 8 बनेगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 248। इसमें हमने घोटाला बस ये किया है कि हमने दशमलव कहाँ लगाना है ये हमें पता ही नहीं है, हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 248 डिजिट सिर्फ एक जगह दिख रही है, बी, तो बी करेक्ट हो गया। कंफ्यूजन है ही नहीं है। अब मैं एक और मैसेज बताता हूं, दशमलव कहां लगाना है ये भी आप जान सकते हो। आप मुझे बताइए कि नीचे अगर 100 होता और ये वैल्यू 31 होता तो ये वैल्यू 31% होता लगभग। अगर तुमने बेस को 125 रख रखा है भाई, तो परसेंटेज जो आएगा 31% से कम होगा। बट क्या दशमलव तुम यहां लगा दोगे 2.48? नहीं, राइट। एक सेंस तो है ही है ना कि कैलकुलेशन की लगभग 25%। 120 का 25%, एक चौथाई कितना होता है? 30, उसी के आसपास होगा ना। मतलब 100 सॉरी 30 120 का कितना परसेंट है? 25% है। तो रफली मेरी जो वैल्यू है वो उसी के आसपास होगी। वी कैन से 24.8, राइट, क्लियर। यहां एक और अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल था 31/124 में, कि आप ऐसे सोचते, 31/124 सोचते कि ये वैल्यू 25% होती है, 31 का 4 गुना। देखो अब आपने डिनोमिनेटर को 124 की जगह 125 बना दिया है। बस कितना बढ़ाया तुमने यार? बहुत थोड़ा सा बढ़ाया है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, बस थोड़ा सा। 124 में एक का बढ़ जाना मतलब बहुत छोटा सा चेंज है। तो परसेंटेज गिर जाएगा क्योंकि तुमने बेस को बढ़ा दिया, तो 25 नहीं रहेगा, 25 से बहुत हल्का सा कम होगा। हल्का सा कम बी होगा, डी नहीं, डी बहुत कम है। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो, इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। समझ में आया? तो कैलकुलेशन करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली अप्रोच करना है इधर भी, तो आप ये ध्यान रखिए कि 125 को आप 1000/8 लिख सकते हो। मैं चाहता नहीं हूं कि आप ऐसी कैलकुलेशन करें बाय द वे, ठीक है, क्योंकि जीरो लिखने में वक्त जाता है। तो सीधे 1/8 लिख के करना और फिर सेंस से आंसर लगाना ज़्यादा आसान है। अब सारे जीरो अगर तुम लिख ही दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, फिर ये आप लिखोगे कि 248/10 लिखेंगे तो 24.8 बनेगा। नहीं भाई, ऐसे मत करो। मुझे तुम लोगों को ना, जैसे चेस में ग्रैंड मास्टर होते हैं ना, ऐसे आपको ग्रैंड मास्टर बनाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कैलकुलेशन का। थोड़ा सा सेंस लेके आइए साथ में, तभी आप ग्रैंड मास्टर लेवल मैथ्स में अचीव कर पाएंगे। मैं करवा दूंगा, आप बस साथ में बने रहो, सोचते रहो। तो जरूर बताना इस कैलकुलेशन के बारे में आपके ख्यालात क्या हैं, कमेंट में बताना। समझ में आया नहीं आया, क्या आप दशमलव को भूल के काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, जरूर लिखिएगा कमेंट में। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। एक सम ऑफ मनी है मेरे पास 1,12,500, एक सही 1/3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम दिया है। इंटरेस्ट हमने 8 मंथली कंपाउंडिंग करी है। सबसे पहले तो देखो, एक सही 1/3 वर्ष जो ईयर्स हैं ये कितने महीने के बराबर है? तो आप कहोगे 1 साल 12 महीने के बराबर होता है, 1/3 साल 4 महीने के बराबर होता है। तो मामला जो है वो 16 महीने का है, 16 मंथ्स का मामला है। ठीक, 16 महीने का अगर मामला है और हम 8 महीने की कंपाउंडिंग करेंगे तो 2 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी, 2 साइकिल्स हो जाएंगी। एक चीज और देखना कि 12 मंथ का इंटरेस्ट आपका है 24%, तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 2%। तो भाई हमारे पास 8 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16%। क्योंकि मैं 8 महीने की कंपाउंडिंग कर रहा हूं तो मुझे 8 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो कहानी कुल मिला के ये है 16% और 16% 2 बार
सक्सेसिव, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 8 मंथली कंपाउंडिंग है। तो ये हमारी अल्टीमेट जिस स्ट्रक्चर पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो ये है कि 16% 2 बार, ये कंपाउंडिंग है। अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इनिशियल वैल्यू हमें दी है 1125, तो यहां पर इनिशियल वैल्यू मुझे दे दी गई है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर दो अप्रोचेस बन जाती हैं, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ मेथड 1 मेथड 2। सो मेथड 1 ये है कि हम क्या करेंगे, हम इस 16% का नेट निकालेंगे 2 बार। तो 16% का 2 बार नेट बनता है 16 प्लस 16 प्लस 16 इंटू 16 256/100, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 32,234.56%, राइट। मुझे ये नेट कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये वैल्यू मुझे निकालनी है 112500 की। 1% 2 जीरो काट देता है, तो अल्टीमेट जो कैलकुलेशन आपकी बनेगी वो बनेगी 34.56 इंटू 1125। अब मेरा पूरा फोकस है कि भाई इस कैलकुलेशन को मैं किस तरह से अति शीघ्र कर पाऊंगा। तो इसको अति शीघ्र करने का तरीका है, ब्रेक किया जाए, इसको सोचा जाए 1000, और इसको मैं 125 और है उसको मैं लिखूंगा 1000/8। 125 1000/8 होता है। वी कैन थिंक लाइक दिस, 1000 प्लस 1000/8, राइट। इवन आप प्रो हो जाओगे जीएम लेवल तो मैं कहूंगा इसको आप सोचोगे 1 + 1/8। भाई इसको मैं 1.125 भी, जैसे मैं दशमलव भूल सकता हूं, मैं दशमलव डाल भी सकता हूं, तो 1.125 अगर मैं सोच लूं तो ये 1 + 1/8 हो जाएगा, मैं जीरो लिखना ही नहीं पड़ेगा मुझे। एनीवे आप ऐसे लिख लो 34.56 इंटू दिस। अब 34.56 इंटू 1000 अगर आप करोगे तो ये वैल्यू हो गई 34560 प्लस 1000 गुना मुझे पता चल गया, तो उसी का 1/8 करना है। उसी का 1/8 करना है तो इसका 1/8 कर लेते हैं। 8 चौके 32, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 4320। अब इसको जोड़ो तो 60 और 20 तो तुम्हारा हो गया सीधे 80, और 345 और 43 हो गया 388, तो 3880 आपका आंसर हो गया ए। यह है तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 पे भी जा सकते हैं, और वो मेथड नंबर 2 क्या होगा मैं वो भी समझा देता हूं आपको। सो मेथड नंबर 2 को मैं इस बॉक्स में लिखने की कोशिश करूंगा मैं, राइट। व्हाट विल बी दैट मेथड, लेट्स सी। तो मेथड देखिए आपका ये हो सकता है कि मैं सीधे देखूं कि भाई 16% जो है ना मेरा, 16% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है। तो 16% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आपका है +4/25। 1/25 4% होता है, 16% अगर प्लस है तो वो 4/25 के बराबर है। इसका मतलब है एक स्टेप पे मेरा 25 29 के बराबर हो जाएगा, और चूंकि 2 बार कंपाउंडिंग किया आपने तो 25² आपका 29² के बराबर हो गया। यानी आपका जो 625 है वो 841 के बराबर हो गया, ठीक। अब यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इन दोनों के डिफरेंस से मिला मुझे, तो ये मिलेगा आपको 216। तो 216 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 216। अब ये जो 625 है इसकी वैल्यू मुझे दी है 112500, और मुझे 216 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, और डिवीजन परफॉर्म करेंगे ऐसे कि हम कहेंगे ये 625 यूनिट अगर इसके बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर है। तो आप कहोगे 625 को पहले 25 से काटते हैं तो ये बनेगा 25, और ये बनेगा 25 चौके 100, 25 पंचे 120, 4500 आ गया। फिर इसको 25 से काटेंगे, किसी भी संख्या को जब 25 से काटने का मतलब क्या होता है, आप उसको 4 से गुणा करके 100 से डिवाइड कर लो। बाई 25 का मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाई 25 का मतलब हमेशा क्या हो गया, राइट। यहां लिखो 100 और यहां लिखो 4, संख्या को 4 से गुणा कर लो और 100 से डिवाइड कर लो। तो इस तरह से 4500 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 180 मिल जाएगा। तो जो ये फाइनल डिवीजन है मुझे मिल गया 180। 1 यूनिट अगर 180 हो गया तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 216 इंटू 180। अब 18 का पहाड़ा सभी को आता है, 18 छक्के 108, 18 के नाम 18 10 28, 18 2 26, 36 और 2 38। सेम आंसर आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो दो मेथड मैंने बता दिए, मेथड 1 मेथड 2। आप मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 7 में, आप मुझे बताना कि इस क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा, मेथड 1 M1 या M2, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, प्लस यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग मैंने आपको आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सिखाई है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे मैंने इसको 1000 + 1000/8 लिख के कैलकुलेशन करी है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू 6√343 माइनस √85 3/4, और y की एक बड़ी सी वैल्यू दी है, मुझसे x² + y पूछ रहा है। अगर आप ऑप्शन को गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई x और y को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीधे x² निकाल देंगे ऐसे जाके, पहले x को सिंप्लीफाई करो, y को सिंप्लीफाई करो, फिर x² + y कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ देखिए कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा जिसको आपको बहुत अच्छे से मैं लिख के बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर आनी ही चाहिए कि कभी भी अगर मुझे ये दिया हो कि मेरे पास एक नंबर है, उसका nth रूट लिखना है मुझे, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a, तो ये वैल्यू हमारी होती है a की पावर 1/n। ठीक है। अगर मुझे कभी लिखना हो nth रूट ऑफ a की पावर m, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी सिंपली a की पावर m की पावर 1/n। और जब भी a की पावर m की पावर 1/n है तो ये अल्टीमेटली हो जाता है a की पावर m इंटू 1/n। ये बात हम सभी को समझना है। ठीक है। तीसरा चीज जो यहाँ इस्तेमाल होगा कि भाई एक नंबर दिया है 343 हमारा 7 का क्यूब होता है। ठीक है। और स्क्वायर रूट में अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो तो उसको हम बोलते हैं सिंपली स्क्वायर रूट। ठीक है। ये हमारा स्क्वायर रूट होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2 बोलना, या उसको स्क्वायर रूट ऑफ ए ही लिख सकते हो आप। ठीक है। अब इसी का हमें इस्तेमाल करना है सवाल में। देखते हैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू को। तो ये बनेगा हमारा, जब एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x, तो देखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि x की वैल्यू हमारा ये 7 का पावर क्यूब है, और पावर में ये 1/6 बन जाएगा, माइनस 85 इंटू 4 340 होता है, 340 में 3 जोड़ेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 343, वो भी होगा 7 की पावर क्यूब बाई 4, और उसका स्क्वायर रूट हो गया। तो x की वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 7 की पावर 1/2, क्योंकि 3 और 1/6 गुणा होके 1/2 दे देंगे, माइनस 7 का क्यूब बाहर मुझे 7 देगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और एक 7 अंदर बच जाएगा, उसको मैं रूट 7 बोलूंगा। 7 की पावर 1/2 जो होता है ये भी रूट 7 ही होता है, तो रूट 7 माइनस 7/2 रूट 7 बन गया। अब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, ध्यान से देखें तो -5√7/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो। अब आते हैं और हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 28 है ये 4 इंटू 7 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√7 बनेगा। तो एक तो मैंने लिखा √7 और यहाँ 2 बाहर आया, 2 को लिख दिया। अब देखना एक आप चीज, अगर ये सिंप्लीफाई होना है, सब में √7 कॉमन मिलना है हमको। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1008 लिखा हुआ है, 1008 जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है? आप अगर इस वैल्यू को डिवाइड करें 7 से, तो 7 इंटू, ये वैल्यू आपको मिलेगी, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 जो होता है ना, 7 इंटू 11 इंटू 13 ये 1001 होता है। ठीक। अब इसमें आप 7 और जोड़ दो, तो 7 अगर आप कॉमन लोगे तो 11 इंटू 13 होता है 143, ये 7 इंटू 144 के बराबर है। 7 इंटू 144 के बराबर है, तो आप 144 से 12 बाहर निकाल सकते हैं, ये 12√7 बनेगा, लिख दिया मैंने। रूट जो 567 है इसमें 7 बाहर निकाल लो, तो 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, ये √7 इंटू 81 बनेगा, 81 से 9 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू 9√7 बनेगी। मैं 9 अंदर लिख दूंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे मेरे पास √63 है, 9 से 63 होता है, तो √7 बाहर निकालो, मतलब √7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 93 हो गया। 175 हमारा 25 इंटू 7 होता है, 5 बाहर आएगा, 5√7 बनेगा, √7 बाहर ले लिया है तो ये 5 3 8 बनेगा। अब वाई की वैल्यू √7 से √7 कट जाएगा, 12 2 14, 14 9 बनेगा आपका 23, 23/8 हमारी वाई की वैल्यू हो गई। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर होगी, माइनस तो है तो प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25, और √7 का स्क्वायर 7, 25 सत्ते 175, 200 बनेगा 4, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 175/4 प्लस 23/8। आप 8 को ले लीजिए एलसीएम, 4 दूनी 8, 175 का दोगुना होता है 350, और 350 और 23 आपका हो गया 373/8। आंसर हो गया मेरा सी, सी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका अंतर 2231 है। अगर हम लार्जर यानी बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से, तो जो कोशेंट है वो 8 है, और जो रिमाइंडर है वो 33 है। आपको बताना है जो डिफरेंस है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बोथ द नंबर। देखो इस सवाल का उत्तर लगाना बहुत आसानी से संभव है कि 8 है। कैसे? सम ऑफ, कह रहा है सम ऑफ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स,
मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नंबर लेंगे ए, मान लेते हैं एक नंबर है बी, इसका हम डिजिट सम निकालेंगे, इसका हम डिजिट सम निकालेंगे और अंतर निकालेंगे, राइट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी होगी डिजिट सम, हम निकाल लें डिफरेंस ऑफ नंबर्स, ठीक। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स, या हम डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें डिफरेंस ऑफ नंबर्स का, एक ही बात है। तो मुझे चूंकि डिफरेंस ऑफ नंबर दिया हुआ है 2231, मुझे a माइनस बी का अंतर दिया हुआ है, अब मैं अगर इसका डिजिट सम निकाल लूं तो ये 8 आ रहा है, यही मेरा आंसर है 8। तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू डिजिट सम ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स। तो वो सीधा मुझे डिफरेंस ऑफ नंबर्स दिया है, मैं सीधा निकाल के 8 उत्तर लगा सकता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ये तरीका मजेदार लग रहा होगा, है प्योर ऑब्जर्वेशन, और प्योर ऑब्जर्वेशन से आंसर आ गया। पर अगर इतना छोटा तरीका से मजा नहीं आया तो लंबा तरीका ले लो, ठीक है। नंबर को अगर मैंने ए और बी माना तो a माइनस बी आपकी वैल्यू 2231 के बराबर है। फिर आप कहोगे बड़े वाले नंबर को अगर मैं छोटे वाले नंबर से डिवाइड करता हूं तो 8 क्वोशंट आता है और 33 मेरा रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा a माइनस 8b इज इक्वल टू 33। आप इक्वेशन 1 और 2 को घटा दीजिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 7b इज इक्वल टू, ये दोनों घटेंगे 2198, यहाँ से b की वैल्यू मुझे मिलेगी 314, और b अगर 314 हो गया तो मैं a निकालूंगा, और अगर मैं a निकालूंगा यहाँ से तो यहाँ से जाके 314 इसमें जुड़ने वाला है, वो वैल्यू हो गई 2231 प्लस 314 विच इज 2231 प्लस 314, 22×3 = 2545। अब अगर आप सम ऑफ डिजिट्स इसका निकालोगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 5 5 10 4 14 और 2 16। अब अगर डिजिट सम का डिफरेंस निकालोगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो मैंने क्यों कहा कि आप ये डायरेक्ट कर सकते थे, आप खुद देखिए यहाँ पर a माइनस बी में a में 2231 प्लस b कर रहे हो आप, ठीक है, करके एक वैल्यू निकाल रहे हो, फिर आप डिजिट सम का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो डायरेक्टली भी किया जा सकता है एंड आई विल गेट द आंसर टू बी 8, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ना इसे निकाल के भी कर सकते हो, बट लंबा तरीका क्यों लगाना जब छोटा तरीका पॉसिबल है। तो देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री आप नहीं रख सकते हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सेक कोसेक बराबर हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में 0, यहाँ न्यूमरेटर में 0, साइन कॉस बराबर हो गया, तो 45 डिग्री हम ऐसे तो नहीं रख सकते। अब या तो 30 डिग्री आप रखो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाए, शायद हो ही जाएगी, रूट वगैरह आ जाएंगे उसमें, है ना। तो ये समस्या आपको नजर आ रही है। 0 90 रख नहीं सकते, टैन कॉट दोनों मौजूद हैं, तो 0 रखेंगे तो कॉट कहेगा क्यों रखा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको ट्रेडिशनली कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, 30 60 तो नहीं रखना है, ठीक है। डोंट कीप दोज वैल्यूज, ऑल्दो एक वैल्यू संभव है जिसको रखा जा सकता है, एंड दैट वैल्यू इज कि जब साइन कॉस बराबर होने से या सेक कोसेक बराबर होने से ही लफड़ा हो रहा हो खाली, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएं। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू आप 135 डिग्री रख लो। 135 डिग्री पे रखने से होगा क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ना, साइन 135 अभी भी 1/√2 रहेगा, और जो कॉस 135 है यहां पर ये -1/√2 हो जाएगा। तो वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बराबर होने से साइन माइनस कॉस 0 हो रहा था अब नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं कोसेक की बात करूंगा तो कोसेक यहां √2 हो जाएगा, और यहां सेक क्या हो जाएगा -√2। टैन और कॉट तो अभी भी बराबर रहेंगे, वो -1 के बराबर होंगे, तो अनडिफाइंड केस नहीं बनेगा। इसको रख के देखो जरा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस की वैल्यू हो जाएगी 2/√2 यानी √2, ये वैल्यू -1 मिला के 1 प्लस -1 यानी नेट -1 बना देगा, बटा यहां वैल्यू आपकी आएगी 1/√2 एक प्लस में एक माइनस में, तो -1/2 हो जाएगा, 1 -1/2 1/2 बनेगा। सेक माइनस कोसेक करेंगे, सेक नेगेटिव है तो ये वैल्यू आपकी माइनस में √2 आ जाएगी, √2 इंटू √2 मतलब माइनस में 2 आ जाएगी। अब फाइनल आंसर आप देखिएगा ध्यान से, ये 2 से 2 कटने वाला है,
और वो माइनस से माइनस कटने वाला है। फाइनल आंसर मेरा आ रहा है √2। तो कुछ तो मैंने घोटाला कर दिया, आंसर मैच करना चाहिए, कर ही नहीं रहा है। देखो भाई कहाँ घोटाला हो गया। tan cot -1 आ गया, साइन माइनस कॉस किया मैंने, तो 2/√2 हो गया। 1 प्लस तो 1 माइनस 1/2 बनेगा, तो वो 1/2 हो गया। सेक माइनस कोसेक मैंने किया, अच्छा यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये वैल्यू माइनस में 2√2 आ जाएगी ना। सेक माइनस कोसेक अगर आप करोगे तो -2√2 बनेगा ये। तो 1√2 नीचे भी आएगा और 1√2 ऊपर भी आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल आंसर मेरा 1 आ जाएगा। तो आंसर होगा ए। तो ये देखो कितना मजेदार तरीका है। 45 डिग्री नहीं रख सकते थे, लेकिन 135 से मेरा उत्तर आसानी से आ गया। तो इसमें वैल्यू पुटिंग की जा सकती है क्योंकि आंसर कांस्टेंट है, और डेफिनेटली इसमें 135 डिग्री रखना बेस्ट तरीका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको ट्रेडिशनल तरीका लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, और साइन कॉस में कन्वर्ट करके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ए आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो वो आप ट्रेडिशनली खुद ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस सवाल में देखिए आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेट निकाल दो उस पॉइंट के जो 2,4 और 6,8 को एक्सटर्नली 5:3 में डिवाइड करता है। 5:3 में डिवाइड करता है। सबसे पहले तो भैया इसका तरीका समझो, राइट। और चिंता मत करना, इसके सॉल्यूशन में मैं आपको कुछ बहुत रिमार्केबल ग्रैंड मास्टर लेवल ऑफ सॉल्यूशन भी अभी दिखाऊंगा। पहले आप नॉर्मल सॉल्यूशन देखो। तो एक पॉइंट है, मान लिया मेरा x1, x2, x1, y1 एक्चुअली कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक पॉइंट का x1, y1 है, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब दो तरह के डिवीजन होते हैं आपको पता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कहीं अंदर है, और एक्सटर्नल का मतलब वो पॉइंट कहीं बाहर है। तो मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट को बोलते हैं ए बी का इंटरनल डिवीजन m/n में करना हो, और एक्सटर्नल डिवीजन अगर मुझे m/n में करना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटरनल वाले केस में जो फॉर्मूला बनता है वो कोऑर्डिनेट जो होता है जो इसको m/n में डिवाइड करता है, वो बनता है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट बनता है। y कोऑर्डिनेट बनता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो आप ऐसे सोचो कि कोई अंदर एक पॉइंट है आपका, लेट्स से उसको बोलते हैं p। तो ये जो p पॉइंट है, अगर इसको ये m/n में बांट रहा है, तो इस m को इस x2 से गुणा करते हैं, mx2, n को इस y1 से गुणा करते हैं। इस तरह से सॉल्व करेंगे। और जब यही चीज़ एक्सटर्नल डिवीजन हो जाती है, मतलब p पॉइंट कहीं बाहर हो और m/n में काट रहा हो, m/n का मतलब क्या है, वो जो पॉइंट मान लिया कहीं बाहर है, यहाँ मान लेते हैं बाहर कहीं q पॉइंट है, ये q पॉइंट। तो m/n का मतलब है कि QA का रेशियो QB से डिवीजन, ये m/n होना चाहिए, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाता है, mx2 माइनस nx1 हो जाता है अपॉन m माइनस n हो जाता है। यहां पर आपका my2 माइनस ny1 हो जाता है अपॉन m माइनस n हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको समझ ही आ गया सब कुछ। अब वैल्यू रखनी है, आंसर लाना है। तो हमारे केस में क्या दिया हुआ भैया, ये चीज़ दी है 2,4, ये वैल्यू हमें दी है 6,8, और जो डिवीजन है वो 5:3 में है, 5:3। तो यहाँ हो गया आपका सिंपली 5:3। इसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ गौर से देखिएगा, मैं इस वैल्यू को रखने जा रहा हूँ। m की वैल्यू 5 रखूंगा, 5x2, x2 2 है तो 5 दूनी 10 बनेगा, माइनस नहीं 5 छक्के 30 बनेगा, x2 हमारा 6 है तो 5 छक्के 30 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 बटे m माइनस n 2 के बराबर है। y कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 अट्ठे 40 माइनस 3 चौके 12 बटे 2। तो ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी, अगर आप गौर से यहाँ देखें तो ये मिला 24/2 यानी 12, और उधर वैल्यू आई 40 माइनस 12 28/2 यानी 14। तो 12:14 आपका आंसर हो गया बी। ये तो हो गया प्रॉपर तरीका, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारी आंखें खोलने वाला है। ठीक है, चलो भाई आंखें खोलने वाला काम कर दूं। तो आंखें खोलने वाला काम कुछ ऐसे है कि मैं कहूंगा ये लाइन है मेरे पास, ठीक, ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2,4 अगर यहाँ आता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6,8 आगे की तरफ आएगा। जस्ट विजुलाइज करो,
एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 4, एक्स कोऑर्डिनेट 6, वाई कोऑर्डिनेट 8, कुछ इस तरह की लाइन होगी, रैंडमली बना लो। अब अगर एक पॉइंट ऐसा है जो इसको 5:3 में काटता है, तो पॉइंट तो डेफिनेटली इसी लाइन पे कहीं आगे होगा, एक्सटर्नल है यानी बाहर होगा, पर उस पॉइंट को मैं यहां नहीं ले सकता हूं। अगर मैंने यहां लिया, ये ए है ये बी है, अगर मैंने उस पॉइंट को यहां ले लिया, तो आप मुझे बताओ क्या पी ए की वैल्यू पी बी से कम होगी? यस। तो क्या डिवीजन 5:3 में हो सकता है? 5:3 का मतलब वो पॉइंट ए से ज्यादा दूर है, बी से कम दूर है, तब तो 5:3। तो यानी वो पॉइंट इस ए के साइड नहीं हो सकता, बाहर की तरफ, एक्सटर्नल है तो बाहर ही होगा, तो आप कहोगे वो पॉइंट यानी बी की तरफ होगा, इधर कहीं होगा बाहर की तरफ, तब इस पॉइंट की दूरी बी से कम होगी और ए से ज्यादा होगी। आप बताओ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा 6 से बड़ा होगा, इतना तो श्योर है। अब 6 से बड़ा एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है बी। बी करेक्ट हो गया। तो ये है आपका मेथड 2, यह है आपका जीएम लेवल की थिंकिंग। मैं अभी एक और तरीका बताता हूं आपको, आप मेरे साथ बने तो रहो, इतने तरीके बता दूंगा कि मजा आ जाएगा तुमको। एक क्विक ऑब्जर्वेशन आपसे पूछता हूं कि अगर ये दोनों पॉइंट आप देखें 2,4 और 6,8, इनको मिलाने से एक लाइन मिलेगी। आपको पता है उस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। मैंने इतना जल्दी कैसे लिख दिया? क्योंकि देखो यहां भी ये y कोऑर्डिनेट 2 अधिक था, यहां भी y कोऑर्डिनेट 2 अधिक था, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 2 अधिक है, तो लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 2 अधिक, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब जो भी पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, वो पॉइंट और ए बी को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी यूं कहें कि वो वाला पॉइंट y बराबर एक्स प्लस 2 पे लाई करेगा। और अगर वो पॉइंट y बराबर एक्स प्लस 2 पे लाई करेगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 5,6 इस पे लाई कर रहा है? नहीं, y कोऑर्डिनेट भी x कोऑर्डिनेट से 2 अधिक होना चाहिए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैंने आपको इसके 3 मेथड बताए हैं, जिसमें 2 मेथड बहुत छोटे हैं और एक मेथड पूरा ट्रेडिशनल है। सोचिए आप इस डीपीक्यू सीरीज में क्या क्या सीख रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये ऑब्जर्वेशन। ये सवाल कर रहा है कि एक लैडर है, ये वॉल के अगेंस्ट है इस तरीके से कि इसका फुट जो है 15 मीटर के डिस्टेंस पर है वॉल से, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड से। ये स्लिप करता है, जब कोई इस पर क्लाइंब करना शुरू करेगा तो एक स्लिप कर जाता है, और अब ये 30 डिग्री का एंगल ही बना रहा है ग्राउंड से। तो बताना है हाउ मच लैडर स्लिप कितना किया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए बस को बहुत सिंपली मैं इस सवाल को कराऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ये लैडर है, तो हो कह रहा है कि जब इस लैडर पे कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो लैडर स्लिप कर गया। थोड़ा सा इसको स्लिप करा देते हैं। तो लैडर स्लिप करेगा तो लैडर की लेंथ तो देखो चेंज नहीं होगी, लैडर स्लिप कर गया, जो पहले लेंथ थी वही अभी भी होगी। मतलब ये लंबाई जो थी लैडर की और ये जो लंबाई है ये इक्वल है। फर्क बस ये पड़ गया है कि यहां जो एंगल 60 डिग्री था पहले, अब वो 60 नहीं है, वो अब 30 हो गया। ये सवाल बोल रहा है ये जो 60 था ये 30 था पहले, अब क्या हुआ, ये 30 हो गया, तो नेचुरली ये 60 डिग्री हो गया। आपसे मैं बस एक सवाल पूछने जा रहा हूं अब, कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मान लेता हूं ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है। सी हाइपोटेनस है। अगर मैं इस हाइपोटेनस को सेम रखूं तो ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा 60 है और ये मेरा 30 है, और यहां पर बोल दूं कि ये मेरा 30 है और ये मेरा 60 है, हाइपोटेनस दोनों के सेम है, तो कुछ नहीं होगा, बस ए और बी उल्टे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। क्योंकि जो सी है वो सेम है, एंगल्स भी सेम है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक तरह से आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हुए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, सर्वांगसम ट्राइंगल्स हैं। तो ए और की बी की पोजीशन बस बदलेगी और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप शुरू में ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू 15 थी शुरुआत में, ये लेंथ 15 थी, ठीक है, तो अब हमें समझना क्या है कि भाई ये लेंथ 15√3 है, यस और नो। बाद में क्या होगा, ये पूरी लेंथ 15√3 हो जाएगी और ये लेंथ 15 हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो लंबाई है ये 15 इंटू √3 - 1 बन जाएगी, इतनी लेंथ, क्योंकि पूरी लेंथ 15√3 होगी। तो ये 15 इंटू √3 - 1 होगा। अब 15 इंटू √3 - 1 को सॉल्व करना है मुझे, क्या किसके बराबर है, क्योंकि आंसर डेसिमल में दिया हुआ है। √3 - 1 को मैं सोच सकता हूं 0.732, ये हो गया।
यही प्रोडक्ट मुझे कैलकुलेट कर लेना है, इसी को मुझे सॉल्व कर लेना है। कर लेते हैं। 15 दूना 30, 15 तियाँ 45 और 3 48, 15 सत्ते 105 और 4 109। तो ये वैल्यू आ गई 10.98। जो नियरेस्ट आंसर है सी, वही लगा दो। जो भी नियरेस्ट आंसर है वही करेक्ट हो गया। ठीक है, 0.732, 10.98 हमने लिया, 0.732 लिया। अगर आप 0.7, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या लेंगे हम, है ना, तो अप्रॉक्स अगर पूछा है तो जो नियरेस्ट आंसर है वो तो सी ही बन रहा है, क्योंकि 0.732 से हमने गुणा किया। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, 100। हाँ ठीक है, यही है सी आंसर, आप मार्क कर दीजिए, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी ए सी के बराबर, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया इस तरीके से कि ये पास करता है बी से और टच करता है साइड ए सी को डी पर, जबकि डी हमारा मिड पॉइंट है ए सी का। आपको बताना है कि ये ए बी को अगर ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ए ई अगर हमारा 6.5 है, तो हमें बताना है ए बी की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले तो बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, तब आगे इस सवाल में कुछ समझ में आना है। अब मैं बनाता हूँ मस्त सा सर्कल। ओके, तो यहाँ आपसे कह रहा है कि ए बी जो तुम्हारा है ये ए बी ए सी के बराबर हो गया, कर दिया। सर्कल हमने ड्रॉ किया कि ये बी पॉइंट से पास करेगा, यहाँ से पास कराना है। साइड ए सी को टच करेगा डी पर, जहाँ पर डी हमारा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं बढ़िया सा। इस सर्कल को हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं, कहते हैं चलो, यहाँ से पास करा दिया, यहाँ टच करा दिया। ठीक है, ठीक, ये भी हो गया सारा कार्यक्रम। अब आपको कह रहे हैं कि ये पॉइंट ई है ना, ए बी को ई पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये ए ई हमारा 6.5 है। ये मिड पॉइंट भी दिया हुआ है कि ये डी है और डी हमारा मिड पॉइंट बनेगा, ये ऐसा मिड पॉइंट बनेगा। ए ई की वैल्यू हमारी 6.5 है, हमें बताना है ए बी की लंबाई क्या होगी। तो देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ए सी क्या है, सर्कल पे टेंजेंट है। ए सी हमारा सर्कल पे टेंजेंट है, और ए डी की वैल्यू क्या है, ए सी बाई 2 है। यस और नो? हाँ जी। तो ध्यान से जरा देखना गौर से इस पॉइंट को, कि जो ए सी स्क्वायर है, सॉरी ए डी स्क्वायर है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बनी, ए डी का स्क्वायर जो होगा वो ए ई इंटू ए बी के बराबर होगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। ए डी जो हमारा है वो ए सी स्क्वायर बाई 4 है, क्योंकि ए सी बाई 2 है, तो ये ए ई इंटू ए बी बनेगा। और जो ए सी है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ है सवाल में। ए बी स्क्वायर 4 हमारा ए ई इंटू ए बी के बराबर हो गया। ए बी से ए बी कट गया। आप देखिए ए बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ, 4 टाइम्स ए ई आ रही है। आप इसको स्टैंडर्ड केस की तरह ध्यान रख सकते हैं अगर यही केस एग्जाम में आता है तो अब आंसर कितना हो गया, ए बी की वैल्यू 6.5 दी है, 4 इंटू 6.5 करेंगे 24, और 2 26 आ गया। 26 हमारा हो गया आंसर बी, तो बी करेक्ट उत्तर आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए सवाल करें कि एक डिसऑनेस्ट सेलर है, वो मार्क करता है अपने गुड्स को 20% मोर पे सीपी से और 10% का डिस्काउंट देता है, और ये भी दिया है कि ही चीट्स 10% वाइल सेलिंग एज वेल एज बाइंग, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट करनी है। इस सवाल का देखिए जो डेटा है उसमें जो 10% चीटिंग है इसको स्पेसिफिकली लिख देना चाहिए कि जो 10% चीटिंग है इसका मतलब क्या है। 10% चीटिंग का मतलब है वेट वाइज। वेट वाइज का मतलब है जब ये खरीदेगा तो 10% एक्स्ट्रा तौल के ले लेगा, और जब ये बेचेगा तो 10% कम तौल के देगा। ये मतलब है 10% चीटिंग वेट वाइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि अगर वेट वाइज चीटिंग नहीं है तो कई बार सवाल में क्या होता है कि 10% चीटिंग को वो सीधे 10% प्रॉफिट मान लेता है। एसएससी में ऐसा पीवाईक्यू में हो चुका है कि उन्होंने बोला है कि ही चीट्स बाई 10% वाइल बाइंग, 10% बाई सेलिंग, तो वो 10% को ही प्रॉफिट मान लेते हैं सीधे, बाइंग सेलिंग दोनों टाइम पे। इसलिए यहाँ पर ये जो सवाल है एक्चुअली इसका जो डेटा जिस तरह से डिजाइन किया है उसमें हमने वेट वाइज चीटिंग रखी है कि 10% वो कम तौल के देता है और 10% ज्यादा तौल के ले लेता है, ये मतलब है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पर लिख दिया है। अब सवाल क्या है कि भाई मार्कअप हमारा 20% है, तो आप लिखिए कि 20% का मार्कअप है, आपने 10% का डिस्काउंट दिया। अब अगर चीटिंग नहीं होती तो कुल मिला के मुझे इतना मुनाफा मिलता। ये मार्कअप है, ये डिस्काउंट है, तो एक तरह से ये हमारा सीपी एंड बनता, ये हमारा एसपी एंड बनता, और नेट हमें यहाँ से मुनाफा नुकसान मिलता। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में दो चीज़ें और हो रही हैं, खरीदते और बेचते समय भी चीटिंग हो रही है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब दुकानदार खरीद रहा होता है
तो वो जब 10% ज्यादा तौल के लेता है तो उसका सीधा मुनाफा 10% का हो जाता है। लेकिन जब ये सेल कर रहा होता है और ये 10% कम तौल के देता है, तो जब ये 10% कम तौल के देता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 10 का पैसा लेता है और 9 की चीज देता है, तो ये मुनाफा यहां पर +1/9 का हो जाता है। +1/9 यहां पर आप लिखिए। तो अब यहां पर मुझे करना क्या होगा, सक्सेसिव में खरीदते वक्त तो इसको 10% का मुनाफा हुआ वो भी ऐड कर दो, और बेचते वक्त +1/9 का मुनाफा हुआ ये भी आप ऐड कर दो। अब इसका नेट निकालना है मुझे, तब मुझे आंसर मिलेगा। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर देगा। अब जिन बच्चों ने मुझसे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है आर्ट ऑफ कैलकुलेशन वगैरह, उन्हें पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ए बी पेयर बनाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सक्सेसिव में ए बी पेयर कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, नेट जीरो होता है। 20 और 10 का नेट मेरा आंसर होगा, और 20 और 10 का सक्सेसिव नेट 32% होता है, इसलिए मेरा आंसर होगा बी। ठीक है, जिन्हें ये नहीं पता है ए बी पेयर डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना, बाद में कभी सिखा दूंगा। अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 20% का मतलब है 5 का 6 हो जाना, 10% लॉस का मतलब है 10 का 9 हो जाना, 10% गेन का मतलब है 10 का 11 हो जाना, और +1/9 का मतलब है 9 का 10 हो जाना। सक्सेसिव में अगर आप अप्लाई करोगे तो ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, आपकी वैल्यू इधर हो गई 50 और इधर हो गई आपकी 66। 50 66 हो गया, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 100 132 हो गया, 2 से गुणा कर लो दोनों साइड। 100 अगर 132 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, 32% का मुनाफा हो गया। तो आपका आंसर हो गया सिंपली बी। बस ये ध्यान रखना है कि बेईमानी से होने वाले जो मुनाफे हैं वो सक्सेसिव में आ जाते हैं। ठीक है, वो सक्सेसिव में आप जोड़ दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब ये सवाल देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए काम 30% काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 75% काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ 8 दिन काम करेंगे, सी बाकी काम पूरा करेगा 4 दिन में, बी और सी अगर एक साथ 32% का काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। सवाल को ऐसे लिखिए, ए अगर 30% 12 दिन में करता है, 30% का मतलब होता है 3/10, तो पूरा कब करेगा, तो उधर आपको लिखना होता है 10/3। अगर 3/10 12 दिन में करता है तो उधर लिखो 10/3 × 12। इससे ये पता चल जाएगा कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे 40 दिन में करेगा। बी 75% का मतलब होता है 3/4, तो उधर ले जाओगे तो आपको पूरा काम अगर करवाना हो बी से तो 4/3 बन जाएगा, उल्टा करके वो 15 लिखोगे आप, 3×5 = 15, 5 × 20 बनेगा। ये ए और बी हो गए। अब इसका एलसीएम कितना हो गया 40, तो ये 1 यूनिट हो गया पर डे, ये हो गया 2 यूनिट पर डे, क्योंकि 40 यूनिट का वर्क ये 40 दिन में करेगा तो 1 यूनिट, 20 यूनिट करेगा तो 2 यूनिट्स पर डे। अब इनसे हमें 6 दिन काम कराना है, ठीक है, 8 दिन काम कराना है। तो अगर ये 8 दिन काम करेंगे भैया तो 8 तिरिक 24 यूनिट का काम हो जाएगा, क्योंकि इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 2 और 1 3 है। 24 यूनिट का काम अगर हो गया तो 16 यूनिट का काम बाकी है। ये सी 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, आपने कहा 4 यूनिट कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी मुझे मिल गई 4 यूनिट्स पर डे। अब मुझे 32% काम कराना है, किसका 32%, 40 का काम करवाना है। किससे कराना है, बी और सी से कराना है। तो अगर बी और सी से कराना है तो बी की एफिशिएंसी देखो 2 है, सी की एफिशिएंसी हमारे पास है 4, तो 4 और 2 6 का टोटल कितना बन गया 6। अब ये कैलकुलेशन मेरी कितनी हो गई, 32/100 × 40, और 6 तो नीचे देखो है ही है। अब इस कैलकुलेशन को करना है, मेरा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा आपका 10। फिर मैं इसको काट सकता हूँ, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काट सकता हूँ तो 2 पंचे 10, 2 × 16, तो वैल्यू हो गई 16 दूना 32/15, और 32/15 का 4 करोगे 15 दूना 30, और यहाँ आएगा आपका 2/15 आ गया। तो 2/15 आपका ऑप्शन है ए। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरह से एडीपी को समाप्त हो गई। आप ये टेलीग्राम चैनल्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाए। व्हाट्सएप चैनल को भी आप 100% ज़रूर फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपसे इस डीपीक्यू के सेशन में। आपके जो भी फीडबैक हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपका जो भी फीडबैक है वो भी एक बार कमेंट करके आपको जाना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार अपने यार दोस्त मित्रों को शेयर कर दो कि अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।